नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंचे और उनकी राय और आपकी राय भी हमको मिल सके। एफबीआई, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अमेरिका की बहुत बड़ी जांच एजेंसी, और उसमें काश पटेल की नियुक्ति, भारतीय पृष्ठभूमि, पीआईओ जिनको हम कहते हैं, जिनको कार्ड भारत का भी दिया हुआ है, जब चाहे भारत आ सकते हैं, जिनको हम मानते हैं कि भारतीय हैं, वो वहीं बसे हुए हैं, वहीं के हो गए हैं, अमरीकी नागरिक हैं या दुनिया में कहीं भी जाकर के बसे, लेकिन मूल तो है जो भारत का, जिनकी पृष्ठभूमि है, उनके पिता माता यहाँ के हैं, तो उन सबको इस तरह का पीआईओ माना जाता है। तो ये गौरव की बात है। देखिए, प्रधानमंत्री बने थे सुनक, उस समय भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को लेकर के बड़ा उत्साह दिखाया गया था। उनकी पत्नी सुधा मूर्ति की बेटी बने, उस नाते भी ये माना गया कि भाई बड़ा ही हमारे संबंध है। लेकिन एफबीआई में चूंकि आजकल बड़ा विवाद है कि भारत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए कैसे 21 मिलियन डॉलर दिए, ये राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं, हम और आप नहीं कह रहे, वो आरोप लगा है। और ऐसे में काश पटेल, वैसे इसके पहले हम बता चुके हैं कि नेशनल इंटेलिजेंस की प्रमुख भी जो बनी है वो भी भारतीय मूल की है। अब ऐसी स्थिति में अब इनकी नियुक्ति को पूरी पुष्टि होकर के अनाउंसमेंट हो गया है। काश पटेल का नाम तो पहले से आ रहा था, बहुत ही विभाग के सुरक्षा के मामलों के विशेषज्ञ हैं और इसलिए पहले भी ट्रंप के साथ कार्यकाल में उनके साथ भी काम कर चुके हैं, बड़े विश्वसनीय हैं। चुनाव अभियान में वे धुआंधार भाषण देते हैं, आप यूट्यूब पर कभी देख लीजिए। तो काश पटेल के एफबीआई का बनने का उसका बजट कितना है? $1 अरब। $1 अरब में समझिए हमारे भारत का 100 रुपए। $1 अरब 30 करोड़ समझिए। उसके अलावा 1.3 बिलियन और 33,000 तो उनके नीचे जो ऑफिसर, कर्मचारी, जो आप कहें एफबीआई के काम करते हैं, देश विदेश में उसका नेटवर्क है ही, दुनिया भर में उसके प्रमुख बने हैं, जो जिनके लिए हम ये कह सकते हैं कि बने। और एफबीआई के इस रोल से आप कहेंगे चलिए खुश हो जाइए, बनने दे दो, अपने वहां के नागरिक हैं, उनका हितों का ध्यान रखेंगे, निश्चित रूप से अमेरिकी हितों का ध्यान रखेंगे, लेकिन आतंकवाद से निपटने की जिम्मेदारी भी एफबीआई की होती है। और एफबीआई के साथ तालमेल भारत का होने पर ये जो है, पैसा किसको आया किसको गया, जो भारत के विरुद्ध प्रचार के लिए, भारत के विरुद्ध षड्यंत्रों के लिए, खालिस्तानियों के लिए, नक्सलियों के लिए जो जाता था, उसके भंडाफोड़ करने में भी वैसे तो पहले से तालमेल है, लेकिन क्या और आसानी हो सकेगी? मैं अभी भी क्या इसलिए कह रहा हूं, कितना आगे कितना उपलब्धि हो सकेगी, चूंकि कई दस्तावेज मिलेंगे नहीं तो कैसे हम प्रमाण से उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, जो ऐसे बाहर से फंडिंग हुई, बाहर से जो आतंकवाद, उसको रोकने में तो कम से कम एफबीआई की मदद होगी, जो पहले से भी तालमेल है। अब इस पर मैंने क्यों एफबीआई को इतना फ्री मान लिया, अब आप ये कह सकते हैं। और बातें तो उनकी बहुत सारी है जो आपको अखबारों में उनके बनने को लेकर के छपी है, टीवी में आ रहा है। क्योंकि अब पता नहीं, मैं हाल में वर्षों में तो नहीं गया हूं, लेकिन मैं अमेरिका कई बार गया हूं और कभी भारत के प्रधानमंत्रियों के साथ गया हूं, कभी उनका मेहमान बन के भी गया हूं, अमेरिकी सरकार का। और 1987 समझिए, 1987 लगभग 40 वर्ष 38 वर्ष तो आप मानेंगे उस दृष्टि से, और 40 वर्ष ही हो जाएंगे इस देखा जाए तो आप एक साल बाद 87 चुके 85 के हिसाब से तो 40 हो जाता है इस साल। तो उस दृष्टि से 38 ही यदि आप मान ले, तब मैं एफबीआई के पूरे दफ्तर में ऐसे घूम रहा था जैसे कोई आप भारत के किसी अपने कार्यालय में जो आपने परिचित है। और उस समय वहां के जो वरिष्ठ अधिकारी थे, जब मैं, इसलिए मुझे याद आया कि मैंने उनसे मिला, रिचर्ड स्वेन। मेरी चूंकि पुस्तकों में मैं भी आपको उसका दर्शन करा दूंगा, सफर सुहाना दुनिया में पूरा अमेरिका का जो मेरा कई अनुभव पुराने थे, वो कई पहले वर्षों पहले पुस्तक आई है, लेकिन उसमें अमेरिका भी एक है बड़ा एक चैप्टर, तो उसमें उसका जिक्र इसलिए प्रामाणिक कह रहा हूं। अखबारों में भी जो थोड़ा बहुत लिखा हो मैंने, वो हो सकता है कि कहीं उपलब्ध हो, मेरी फाइलों में देखना होगा, लेकिन उसको मैंने इसलिए पुस्तक रूप में भी दिया है। तो एफबीआई की भूमिका, और उन्होंने भी तब माना था कि कैसे अपराध है, और इसलिए उसमें अंदर में घूमता रहा हूं, इसलिए मैं एफबीआई के बारे में थोड़ा सा उसको फॉलो करता रहा हूं। और दूसरा एक और मैंने कहा ना कि अभी जो करने वाले हैं
काश पटेल, उस पर तो आप जो कोई कहिए रोज छपेगा, लोग चर्चा सुनेंगे, बहस भी होती रहेगी, कहीं ना कहीं कुछ कहेंगे, एफबीआई हमारा बने तो क्या कर रहा है, सरकार भी कहेगी। लेकिन मैं आपको दूसरा दिलचस्प बात बताऊं, हुआ क्या, 87 के बाद लगभग 10 वर्ष के बाद मैं जब गया था तब मैं नवभारत टाइम्स में था, वरिष्ठ पॉलिटिकल करेस्पॉन्डेंट इंटरनेशनल अफेयर जो कहें आप, और वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ भी मेरा थोड़ा संबंध वैसे रहे, चूंकि जर्मन रेडियो पे भी रहा हूं। तो उस दृष्टि से आज 87 के 10-12 या 11 साल बाद, मुझे एग्जैक्ट चूंकि उसका तो ईयर याद नहीं है, वो भी फाइलों में आपको मिलेगा। सबसे पहले मैं तब दैनिक हिंदुस्तान अखबार दिल्ली का जो है उसमें, हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप का, उसमें संपादक था। तो हमने खबर छापी और मैं कई सीआईए के जो गलत ऑपरेशंस होते थे उसको लेकर के भी हम लोग कई चीजें छापते थे। तब भी यदि कोई समर्थन किसी को बाहर सीआईए से या किसी और से है, जो डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा या कांग्रेस या जो भी भारत के जो नेता हैं वो कहते थे, उस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी भी विदेशी हस्तक्षेप को गलत मानती रही है। तो चाहे वो किसी को खालिस्तानी के नाम पर मिले या नक्सल के नाम पर मिले या किसी और आतंकवाद के नाम पर मिले, कि पाकिस्तान को मिले, उसका विरोध हम लोग करते रहे। तो जब हमने खबर छापी तो अमेरिकी दूतावास ने हमारे संवाददाता की खबर नाम से छपी थी, बाकायदा मेरे पास एडिटर वो भेजा। आप तो पत्र में रखा नहीं, चूंकि फाइल में हिंदुस्तान की फाइल बहुत पुरानी हो गई, लेकिन उस पत्र में उन्होंने बाकायदा, जो शायद अमेरिकी दूतावास के रिकॉर्ड में आपको मिल जाएगा, उन्होंने उसका खंडन किया। अब हमारे पास तो खबर पुष्टि वाली थी, इसलिए हमने उसको खंडन तो क्या छापते, जिक्र कहीं किया तो किया होगा, वो भी मुझे याद नहीं, चूंकि हमने कहा कि जो हम खबर सही छापी है तो उसमें क्या खंडन है। आप खुद वो औपचारिक रूप से उनका कर्तव्य है, दूतावास के सब कई लोग परिचित थे, कई राजदूतों से हम मिलते भी रहा हूं। तो लेकिन उसके 2-3 वर्ष बाद देखिए 9/11 हो गया। आप याद करिए, मैंने अमेरिका में ओसामा बिन लादेन वाले जो षड्यंत्र, उसके तहत जो हम किया गया था हमला, उस आतंकवादी हमले के बाद उन्हें लगा कि नहीं, भारत में भी सूचनाएं होती, इसको औपचारिक रूप दिया जाना जरूरी है। तो जो अमेरिकी दूतावास है उसमें बाकायदा आधिकारिक रूप से, देखिए थे मैंने कहा ना, उनका दफ्तर खुला कि नहीं खुला नहीं, उनके अधिकारी चूंकि आ चुके थे, तो उसको एक औपचारिक रूप देकर के भारत सरकार की स्वीकृति के साथ ही बताया गया कि हाँ, अब एफबीआई के 2 अधिकारी दूतावास पे एफबीआई के लिए ही काम करते हैं, करेंगे। और इसकी घोषणा किसने की? दिसंबर 2001 में विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने संसद में सूचना दी थी। इसको भी आप रिकॉर्ड में निकाल के देख सकते हैं। तो एफबीआई पहले भी तालमेल हो, हमने कहा ना, हम भारत विरोधी कोई ताकत किसी की हो, अमेरिका की हो, चाइना की हो, रूस की हो, किसी देश की हो, पाकिस्तान की तो सब ज्यादा होती है, लेकिन हम उसके हस्तक्षेप के लिए ना हो, संबंध हो। जैसा हम अभी भी सरकार कहती है, हाँ ठीक है, यूएसएड से यदि कोई अच्छे काम के लिए हो रहा है तो उस पर किसी को आपत्ति थोड़ी है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन जिसका दुरुपयोग करके जो कोई अलग से फोर्सेज उसी धन का उपयोग दुरुपयोग कर रहा है तो उसकी तो जांच होनी चाहिए। बहरहाल, तो एफबीआई का भारत में उसके अधिकारी मौजूद रहते हैं। ये 2001 से आधिकारिक रूप से है, 2 थे, अब वो संख्या बढ़ी हो न बढ़ी हो, लेकिन हाँ उनके अधिकार रहे। और अभी 1-1.5 वर्ष पहले आप समझिए 2023, मैंने कहा था 2001 में ऑफिशियल ऑफिस खुला, बाद में लोग उनके अधिकारी से तालमेल हमारे यहाँ सीबीआई के साथ, इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ, रॉ के साथ तो मुझे नहीं मालूम कितना करते हैं, लेकिन हाँ भारतीय एजेंसियों से तालमेल करके आतंकवाद से निपटने में, ड्रग्स के मुद्दों पर, या जो ऐसे जो लोग भाग जाते हैं पैसा गड़बड़ करके अवैध लूट से जो जाते हैं, उन सब पर नजर रखने के लिए एफबीआई और भारत की एजेंसियां, जांच एजेंसियां तालमेल करती है। ये जानकारी आपको शायद बहुत कम मिलेगी जो इसको सार्वजनिक रूप से आई हो, जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। और इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि एफबीआई के साथ तालमेल होना ये भारत की रक्षा और आतंकवाद से निपटने के लिए और अधिक लाभदायक होना चाहिए, जो अभी मैं मानता हूं कि कम है। काश पटेल के आने के बाद यहाँ पे अपेक्षा रहेगी, क्योंकि उनके पास इतना बड़ा स्टाफ है, 60 देशों में उनका इसी तरह से, जिसको वो लीगल अटैची कहते हैं। देखिए ये ठीक है, कानून के जानकार होना जरूरी, जांच अधिकारी हो, लेकिन उनका नाम ये नहीं देते कि हमारे इंटेलिजेंस के ऑफिसर हैं या दे आर हेड ऑफ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, वहां पर हमारे आपके देश में तैनात हैं, उसका पद नहीं होता, लेकिन उनको लीगल अटैची, मतलब जिसे आप कह सकते हैं, उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी भी रहती है। एक तरह से उनके पास उनकी छूट है कि वो डिप्लोमेटिक जो दूसरे राजनयिकों का होता है, वो दूतावास पे जो भी काम करते हैं भारतीय दूतावास के लोग भी, और उनका दावा यही है कि भारत के भी
दो गुप्तचर ब्यूरो के दो अधिकारियों को जो उनको अमेरिकी सूचना रहे। कुछ ऐसे जासूस तो होते हैं जो अमेरिका या भारत या दुनिया भर में जहां जहां हमारी एजेंसियां कहीं एक दूसरे की जो काम करती है, मुशाहद करती हो, ब्रिटिश MI5 करती हो, जिनकी जानकारियां कहीं उपलब्ध नहीं होती, लेकिन आधिकारिक रूप से भी एक देश दूसरे देश के बारे में जानता है कि यदि उनके हितों को ध्यान में रखकर तालमेल करके यदि जांच एजेंसियां काम करती हैं तो उसमें भारत के भी दो अधिकारी हमारे दूतावास में वहां पर रहते होंगे। इसलिए मेरे इसकी कोई पुष्टि की आवश्यकता इसलिए समझे कि FBI उसको कहता रहा है। और अब तीसरी बात, बहुत हल्ला मचता है कि साहब ये ठीक है, ड्रग्स और आतंकवाद तो है ही, लेकिन FBI का काम अपने देश के लोगों की स्वतंत्रता, उनको एक तो आतंकवाद से बचाने के लिए पूरा ध्यान रखना है, उनकी जिम्मेदारी है। बाकायदा पहला शर्त जिसको कह सकते हैं ना, नियम कानून के लिए है कि आप उससे बचाएंगे। इसी तरह से कोई और जो राष्ट्रीय सुरक्षा के जैसे इस तरह के मामले हैं, ड्रग्स से निपटने के मामले हैं, या नागरिकों के अपने अधिकारों की बात है, या उनके ऊपर जो अधिकार जो हमले वगैरह होते हैं, जांच जैसे हमारे CBI जांच करती है हत्या के प्रकरण, तो तब भी जिस समय मेरी मुलाकात हुई थी, मैं आपको उस किताब को ही दिखा भी दूंगा ताकि आप यदि चाहें तो उसको पूरा विस्तार से पढ़ सकते हैं। सफर सुहाना दुनिया का, ये सामयिक प्रकाशन ने छापी है, और यदि आप उसको लेना चाहें तो इसमें कई देशों की 40 देशों के लगभग कुछ संस्कृति, प्रशासन, सरकार, भारत के संबंध और मेरी यात्राओं के वर्णन है। लेकिन उसी में ही तब भी उन अधिकारी ने माना था, जब हम कहते हैं भारत में बड़े अपराध है, अरे गृह मंत्री अमित शाह जवाब दें, हाँ दिल्ली में अपराध हैं, क्या हो रहा है, केजरीवाल चिल्ला रहे थे बीच बीच में बार बार। उन्हें नहीं मालूम कि अमेरिका में कितने अपराध होते हैं। ये खाली भाषण उनका काश पटेल का जो परसों हुआ है 2 दिन पहले या कल, उसको आप सुन लीजिएगा। उन्होंने क्या कहा, 1 लाख बलात्कार की घटनाएं, 1 लाख हत्याओं के ऐसे प्रकरण, इस तरह से होमोसाइड ऐसे प्रकरण, इन सबसे और ड्रग्स, इन सबसे मुझे मुक्ति दिलाने का मेरा संकल्प है। मैं इस सबसे, यह हालत अमेरिका की नहीं होनी चाहिए, ये उन्होंने कहा काश पटेल ने। ये मतलब ये छोटी बात नहीं, 100,000 शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है आकाश पटेल का। आप सुन लीजिएगा पूरा भाषण कहीं से। एक एक ऐसी ऐसी घटनाएं जो बड़ी बड़ी वहां अपराध जितने बढ़ चुके हैं। और जैसा मेरा अनुभव है कि वाशिंगटन और न्यूयॉर्क, इसीलिए मैं कई बार जब बिहार या यूपी भी जाता हूं या मध्य प्रदेश जाता हूं या देश के किसी से मैं कहता हूं इतना मत गए, अपराध की घटनाएं होती, नियंत्रित तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि विकसित देशों में नहीं होते, वहां की आबादी के हिसाब से वो कम नहीं है। बलात्कार की घटनाएं इतने बड़े पैमाने पर यदि वहां है, और मजेदार बात है ताजी रिपोर्ट में भी बताया गया है, FBI की ही रिपोर्ट में, मैं फिर कोट कर रहा हूं, 33% कार की चोरी वहां बढ़ गई है। आप दिल्ली की बात करते हैं, अपराध और तो बढ़े हैं, कार लिफ्टिंग जिसको बाकायदा, उसका FBI का रिकॉर्ड है दिसंबर 2024 का। मैंने सारा चेक करने के बाद आपसे मैं मुखातिब हूं, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपराध ऐसा नहीं है। और उस समय आज 87 में भी देखिए, उन्होंने बताया FBI पर बढ़ते काम के बोझ की चर्चा की, तब उसके बाद इतना स्टाफ नहीं भी होगा। उन्होंने स्वीकार किया कि अमेरिका में हर साल अपराध की संख्या बढ़ती जा रही है। साल में भिन्न अपराधों के लगभग 1,32,00,000 प्रकरण तब दर्ज होते थे, और अभी भी वो संख्या कम नहीं है। ये जैसे जो आंकड़े बता रहे हैं, जो मेरे पास भी हैं, जिसमें बताया गया है कि एक साल में कितने अधिक वहां पर प्रकरण जो है होते रहते हैं, और उसमें डकैती के मामले हैं। 70, इनकी आबादी तो 70 लाख है, लेकिन कहते हैं लूट मार के मामले ही खाली न्यूयॉर्क शहर में 1156, 142 ऐसे, जिसमें बड़े ही हत्या के ऐसे प्रकरण हैं। और माने लगातार वहां जिस तरह की संख्या है, उससे आप अंदाज लगाइए कि वहां क्या स्थिति है। जब वो ये कहते हैं तब ये मानते हैं कि हमारे यहाँ अपराधों की संख्या बढ़ रही है, वो 87 हो या 2025 हो। तो अपराधों का नियंत्रण, चूंकि जहां विकास होगा, विकसित बढ़ता है, उसके साथ साथ, और आबादी, भारत की आबादी से कोई तुलना ही नहीं है। वहां यदि एक शहर की आबादी 70 लाख है, हमारे यहाँ तो दिल्ली में ही 2 करोड़ से ऊपर, आप हम कहते हैं 3 करोड़ आबादी हो गई हो, तो देश की आबादी 140 करोड़ है। तो ये नहीं कह रहे कि अपराध होना ठीक है, अपराध को नियंत्रण होना चाहिए, कि हमारे यहाँ मशीनरी कम है, हमारे यहाँ भी अपराध बढ़े हैं, हमारे यहाँ कुछ भ्रष्टाचार की समस्या है, ये मैं मानता हूं, इसमें कोई शक नहीं है। और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण का भी जिम्मेदारी FBI पर है। तो एक तो ये संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि भारत में या दिल्ली में अपराध हैं तो वो बहुत ठीक है, क्योंकि हम उससे तुलना कर रहे हैं, उससे कम है जो नेता लोग करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं,
मेरा ये कहना है कि एफबीआई का दायित्व तो ऐसा है जिसके पास भी अपराधों से वो ज्यादा प्रभावित हो रहा है, वहां भी ड्रग्स से प्रभावित हो रहा है, हेल्थ की भी वहां समस्याएं हैं, वो अलग विषय है। लेकिन जब हम कहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति बने वहां पर और ट्रंप और चाहे जो उनसे उनकी नीतियों को लेकर आप आलोचना कर सकते हैं, भारतीय हित इसमें है कि वहां जो एफबीआई का आदमी हो, जो वहां वरिष्ठ पदों पर हो, वो ये माने कि भारत आतंकवाद से लगातार लड़ता रहा है, भारत ड्रग्स से लड़ रहा है, भारत अपराधों से लड़ रहा है, भारत नक्सलियों से लड़ रहा है, जिसको नष्ट करने का पूरा संकल्प लिया हुआ है। दुनिया की किसी एजेंसी से हमें सहयोग लेना हो, इस मुद्दे पर लेने को तैयार हो सकता है भारत। सेना में भी अभ्यास आप एक दूसरे के साथ होता है, फ्लैग बार यदि है तो पाकिस्तान के साथ भी कहते हैं आइए आप कुछ करिए, अपना कुछ गड़बड़ मत करिए, आप गोलीबारी करते रहते हैं, आप शांति रखिए, तो नहीं तो ठीक नहीं होगा, भारत जब मुकाबला देगा। पाकिस्तान को सहायता देनी तो बंद हो ही रही है। बांग्लादेश में भी जिस तरह से उलटपलट करने की कोशिश की गई, जिन तत्वों ने, जिसको अमेरिका भी मानता है कि कुछ वहां पर हस्तक्षेप करने की कोशिश की गई, वो भी रुक रही है। तो हम इस पर आते हैं कि एफबीआई में काश पटेल की नियुक्ति से एक नया अध्याय शुरू हो सकता है, जिससे आतंकवाद से निपटने में, अपराधों से निपटने में, जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध गिरोह जो भाग जाते हैं, इस बार जिस तरह की बात है, उम्मीद करना चाहिए कि जो खालिस्तान के नाम पर भी और भी लोग हैं, अवैध ने पहले भी अवैध जो भारत के नाम पर लोग वहां बैठे हैं, उनको या उनके प्रत्यार्पण की बात भी हमने बताई थी। इसी तरह से जो खालिस्तान के समर्थक किस तरह पे वहां पर आप भारत के खिलाफ काम करते हैं, उनकी वापसी को लेने में, और भविष्य में भी, वो चाहे कनाडा में, एफबीआई का तो बहुत बड़ा प्रभाव कनाडा में भी है और दुनिया के अन्य देशों में भी है। उनके अपने देश में उनके 15 के करीब कई जगह उनके से बड़े अधिकारी हैं, बाकी हर जिले में बड़े इलाकों में उनके अधिकारी हैं। लेकिन विभिन्न देशों में जो उनके अपने इस तरह के लीगल अटैची के नाम पर हैं, उनसे भी तालमेल कर भारत के हितों की रक्षा होने में आसानी होगी, ये हम उम्मीद करते हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं भारत के हित के लिए। सबको शुभकामना, काश पटेल को भी, अमेरिकी प्रशासन को और भारत सरकार को, जो उनसे अच्छा तालमेल कर सके। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 2001 की बात जब मैं बताई आपको, इसी तरह से तब से जो सिलसिला शुरू हुआ है, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री जयशंकर के हाथ मजबूत हों, ताकि इस संबंधों का फायदा भारत को भारतीय हितों की दृष्टि से मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।